वोट देके हमको कोई फायदा नहीं, इसलिए हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। यहाँ कमाने खाने के लिए 10 साल डेल्टा में काम करे, डेल्टा बंद हो गई, ना मेरे वेतन मिलता है ना कुछ। मेरे 4 लड़कियां हैं, मेरे कमाने वाले कोई ना है। पति दाढ़ी मजदूरी करते, कभी मिलता है कभी ना मिलता है। मेरे तक खाने की भी परेशानी हो रही है। 4 लड़की है, 2 के पढ़ाई, 2 पैसा ना जब उसको पढ़ाऊँ। 2 लड़की शादी करना हो, पैसा ना मुझको शादी करूँ, मैं कैसे क्या करूँ। हमसे तो दूर भी काम नहीं सकता, कहीं भी काम करने जाते तो कहते हैं तुम बुड्ढे हो, तो कोई भी हमें काम नहीं देता। मैं तुम्हारी लुटेरी राजनीति का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे राजनीतिक भाषणों की वजह हूं। मैं तुम्हारा गीत नहीं, लेकिन हर गीत की मधुरता का जनक हूं। मैं धुनी हूं, अपनी भूख को अपनी धुन में दबा देना चाहता हूं। इसीलिए फोन की तेज आवाज में गीत सुनता हूं। मेरे ये तौर तरीके तुम्हारे ठहाकों के लिए काफी हैं। मेरे धूल से लदे बाल, मिट्टी से लदे कपड़े देखकर तुम मुझसे दूर भाग सकते हो, लेकिन गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे मकान की एक एक ईंट से लेकर तमाम संसाधनों का रचयिता हूं। तुम मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं मजदूर जरूर हूं, लेकिन मजबूर नहीं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव, और इस चुनाव के भागीदार बड़े नेता, छोटे नेता और गली कूचों के नेता। नेता से याद आई जनता। हां, जनता मतलब वोटर, जिसके बिना यह त्योहार बेजान है। उतनी ही बेजान जितना कि दीपों के बिना दिवाली, सिवैया के बिना ईद, रबड़ी के बिना लोहड़ी और संता के बिना क्रिसमस। सालों से सुनते आ रहे हैं कि वोटिंग में हिस्सा लीजिए और वोट दीजिए, बेहतर प्रत्याशी चुनिए। कौन बेहतरीन? वो जिसके पास अच्छी पीआर टीम हो, जिसके विज्ञापन बेहतरीन हो, जिसके वादों से रोंगटे खड़े हो जाए, जो अच्छे भाषण देता हो, या वो जो चुनाव से पहले पैदल और चुनाव के बाद हवा में बातें करता हो। चुनाव कम बुरे और ज्यादा बुरे के बीच। ज्यादातर इस महापर्व में जीतता वही है जो ठाठ से जीता हो। मजदूर, किसान और गरीब हर चुनाव हारता है। फिर भी इस महापर्व में जब आवाम हिस्सा लेने से मना कर दे, तो समझ जाइए कि जुल्म की दास्तां अब बयां होने लगी है। मैं उमर मोहम्मद सिद्दीकी, मैं काशीपुर का रहने वाला हूँ। मैं डेल्टा कंपनी में 6-7 साल से काम करता हूँ। हम लोग के यहाँ जब मैं काम करता था, हमारी कंपनी स्मूथली चलती थी। प्रोडक्शन 2.5 से 3 लाख का प्रोडक्शन हो रहा था। 2018 जुलाई के अंदर हमारा मालिक हमें 50-50, 60-60 बंदे करके कंपनी निकालने लगा। हमारे यहाँ महिला मजदूर ज़्यादातर, और हम लोग की सैलरी 67-65 पर 6600-6700 इतने रुपये सैलरी है। हम लोग को निकाले जाने लगा। आखिर 31 जुलाई को हम लोग की कंपनी बंद कर दी गई और हम लोग को सड़क पर फेंक दिया गया। ये भीड़, ये हल्ला, ये नारेबाजी अपने आप में सब कुछ बताती है। ये भीड़ किसी राजनीतिक दल की नहीं है। ये नारेबाजी किसी मंत्री या विधायक के स्वागत में नहीं हो रही। ये भीड़, ये नारेबाजी सिर्फ पेट के लिए हो रही है और सोए हुए जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए एक अलार्म है। 31 जुलाई को फैक्ट्री मालिक ने गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्री को बंद कर दिया। मतलब एक मुश्त लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। बिना किसी नोटिस के सबसे कह दिया गया कि अपना अपना हिसाब कर लें। उसके बाद मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। 4 अगस्त को हल्द्वानी श्रम विभाग में त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। इसके बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहा। आखिरकार 9 अगस्त को फैक्ट्री मालिक ने समझौते की पेशकश की और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक फैक्ट्री में ले ऑफ घोषित कर दिया गया और फिर उसे 15 तारीख तक बढ़ा दिया गया। ले ऑफ में क्या होता है? ले ऑफ में हाफ सैलरी मिलती है, लेकिन छुट्टी होती है। और आज मिली खबर के मुताबिक फैक्ट्री के बाहर तालेबंदी की सूचना चस्पा कर दी गई। हम लोग इकट्ठा होते हैं तहसील परिसर रामनगर के अंदर एसडीएम कोर्ट में आकर हम धरना प्रदर्शन करते हैं। वहाँ बैठने के 10 दिन बाद हम लोग की हल्द्वानी श्रम सचिव के पास वार्ता होती है। वार्ता में निर्णय निकलता है
कि हम लोग हाजिरी लगाएंगे और हम लोग को सैलरी मिलेगी। हम लोग को सैलरी मिली, ले ऑफ का हम लोग को सिर्फ 1 महीने जुलाई और अगस्त में हम लोग को आधा मिला, उसके बाद हमें कभी कोई वेतन नहीं मिला। और जो वेतन मिला और उसकी शुरुआत हमने अपने गांव प्रधान से लेके हम पालिका अध्यक्ष और अपने विधायक, सांसद, हम मुख्यमंत्री आवास भी 3 बार जा चुके हैं। एक बार 50 प्रयासों के बाद एक बार हमारा मालिक कपिल गुप्ता मुख्यमंत्री आवास देहरादून आए और वहाँ भी मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री कुंवर सिंह पवार जी ने मालिक कपिल गुप्ता का ही साथ दिया और हम लोग को इनडायरेक्टली उन्होंने वार्न किया। उनके सलाहकार ने साफ कहा कि तुम लोग को उत्पीड़न की वजह से, परेशानी की वजह से कहीं पूंजीपति आत्महत्या न कर ले। और वो आत्महत्या का नहीं पता कि हम 4000 मैन पावर और उनके साथ जुड़े हुए लाखों लोग वो आज बेरोजगार हैं। कई लोगों ने हमारे आत्महत्या करने की कोशिश करी। हमारे साथी एक लड़की है, उसके पापा ने जहर खाया। पीछे हमारे साथ का एक लड़का है चिल्किया साइड का, उन लोगों ने ट्रेन के आगे आत्महत्या करी कंपनी बंदी के कारण। की महिलाएँ हैं, बहुत सी तलाकशुदा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान लड़कियां हैं, कुछ के 5-5, 6 बहनें फैमिली में हैं, पूरा परिवार वो खुद चलाती हैं। आज वो बेरोज़गार हैं और हमारे क्षेत्र में कोई भी कंपनी कारखाना ऐसा नहीं कि हम रोज़गार प्राप्त कर सकें। और हमें 9 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते और बच्चे भी छोटे छोटे हैं और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी हमने किराया भी नहीं दिया, 3-4 महीने हो गए। बच्चे भी छोटे छोटे हैं, अब बच्चे पढ़ने वाले हैं, आगे के लिए एडमिशन कराने के लिए भी हमें बहुत परेशानी हो रही है कि हम कहाँ करवाएं, क्या करवाएं। बच्चों के लिए खर्चा भी नहीं है, घर के लिए भी खर्चा नहीं है, घर के लिए बहुत परेशानी है। कहाँ जाएं, क्या करें। कहीं और कंपनी में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तुम डेल्टा से हो तो इसलिए काम नहीं कर देते हैं हमें कुछ भी, इसलिए बोलते हैं कि तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। एक ही परिसर में स्थित है। पहला स्मार्ट लाइट, एक कॉम्पैक्ट लैम्प नाम से, और तीसरी डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक नाम से। स्मार्ट लाइट के अंदर अभी शासन ने 19 जनवरी को उसको बंद कर दिया है। उसमें 100 कुछ मैन पावर लास्ट टाइम तक थी, तो उनका भुगतान कोई ड्यूज़ उनको नहीं मिला है। उसके अलावा हमारा एक दूसरा प्लांट कॉम्पैक्ट लैम्प है, वो NCLT में जा चुका है। उसके अंदर हमारी IRP दीपिका भूरा जी तय हुई हैं, हमने वहाँ पर अपने मुकदमे लगा दिए हैं, पर दीपिका भूरा जी से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। रूल के हिसाब से ये होता है, जब केस NCLT में चला जाता है उसके बाद की देनदारी जो IRP होती है उसकी देनी होती है। और कंपनी चलाने का प्रयास के लिए भी हमने उनको मेल कर चुके हैं, लेटर कर चुके हैं, पर अभी तक कोई जवाब उसका भी नहीं आया, वो भी बंद है। और तीसरा प्लांट हमारा डेल्टा की हमारी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की RCA कट चुकी हैं, पर उसका भी रिकवरी का कोई मामला नहीं हुआ। हम DM साहब से और रामनगर तहसीलदार और रामनगर SDM साहब से मिल चुके हैं, पर अभी उस चीज़ पे भी कोई काम नहीं हुआ। घर में परेशानी बहुत है, 10 बच्चे हैं, 5 मेरी जिठानी के हैं, 5 मेरे हैं। बहुत परेशानी है, यहाँ कमाई नहीं है। यहाँ गेल्टा में आते थे, वो बंद होगी, इसलिए 8 महीने से सैलरी नहीं मिली, हमें कुछ भी नहीं मिला। पर घर में ऐसे ही बैठे रहते, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे काम में यहाँ आते हैं, नंबर लिखा के चले जाते हैं, कुछ मिल नहीं रहा। और वोट हम किसको देंगे नहीं, ना मेरे को कमरा मिला, ना सरकारी मकान, कुछ भी नहीं मिला मेरे को अभी तक। और ना बच्चे, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ की परेशानी है। परिवार एक ही है, इकट्ठा एक ही है, 10 बच्चे हैं, सारा परिवार एक ही जोंटे है परिवार, और कुछ भी नहीं है घर में। पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत, किताब 4-4 हज़ार की किताब आती है। और लड़की की 3-3 लड़की हैं, बड़ी मेरी 3 मेरी जेठानी की हैं, 6 लड़कियां हैं। और उसके भी शादी के लिए पैसे, हर चीज़ के लिए पैसे, टेंशन लगी रहती है। और देंगे तो जब मिलेगा हमें पैसे, कंपनी खुल जाएगी तो जब ही सुनेंगे हम भी। अब कंडीशन ये है, पिछले 6 महीने से हमें कुछ भी सैलरी नहीं मिली। हम DLC, लेबर कमिश्नर, हम कुमाऊं कमिश्नर, हर एक के चक्कर काट चुके हैं। हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, हर एक को लेटर लिख चुके हैं अपने खून से, पर हमारी कोई भी बात है ये पूरी नहीं हुई। अब हमारे यहाँ हमारे प्रतिनिधि बीच में आ रहे हैं, चुनाव का टाइम है, अब हम उनका वोट बैंक है, और हम लोग के लिए वो अब उनके वादे साफ तौर पर डील कर रहे हैं कि सत्ता में हमारी सरकार लगाओ, हम कंपनी चला देंगे, हमारी लाओ तो हम कंपनी चला देंगे। पर हकीकत ये है, सिर्फ और सिर्फ हम अपना वोट बैंक समझते हैं, इसके आगे हमें कुछ नहीं समझते। आज हम सड़कों पर हैं, हमारी कंपनी खुलने के कोई चांसेस नहीं। प्रतिनिधि आ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, झूठे आश्वासन, झूठे वादे हम लोग से करते हैं, और अपना उल्लू सीधा होने के बाद वो चले जाते हैं। ये निकाय चुनावों में हुआ, अब ये MLA का चुनाव है, इसमें भी ये चीज़ क्रम जारी है कि लोग हमारे पास आ रहे हैं और झूठे वादे कर रहे हैं। हम लोग का हालत ये है कि हम भुखमरी के गार पे हैं, आत्महत्या की गार पर हैं। पार्टी वाला नहीं है, मैं पार्टी वाला सुनो, हमने आपको तहसील में आप बैठे सुनो। हाँ सर। और आपके साथ के कई कर्मचारी हमारे रिश्तेदार हैं, सुन लो मेरी बात। हाँ सर। ऐसा है कि जो सरकार बैठी, बीते 9 महीनों से कोई भी नेता इनके पास इनकी बात सुनने के लिए, इनकी तकलीफ़ें सुनने के लिए नहीं आया। मजदूरों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की तो नेता इनके दर पर आने लगे, इन्हें मनाने लगे कि आप चुनाव में हिस्सा लीजिए।
लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, आपको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बीते 9 महीनों से कोई भी इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया था, लिहाजा चुनावी मौसम में जब पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष खंडूरी की वाइफ मिसेस मेहा खंडूरी इनसे बातचीत करने के लिए आई तो उन्हें इन मजदूरों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं आप में से तो रख सकते हैं। अब आप लोगों को तो पता ही है कि आप परेशानी उठा रहे हो। परेशानी तो हमें 9 महीने सब पता, हम भी लोकल के यहाँ एक जना कोई बोलो। एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये वक्त कैसा आया कि आज आप हम लोगों के बीच आए? क्यों? पिछले 9 महीने से क्या आप लोगों के कान बंद थे या हमारी जबान से निकली हुई आवाज़ आप तक नहीं पहुँची थी? कि ऐसा है, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। पहली बात मैं ये बता दूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ी हुई हूँ, मैं भाजपा से नहीं जुड़ी हूँ, मैं मानवाधिकारों के लिए काम करती हूँ। इस समय लेबर राइट्स और असहाय लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए काम करती हूँ। आपकी से अभी पहली बार ही बात हुई मेरी रावत जी से इस फैक्ट्री के बारे में और मैंने सुना और मुझे दुख हुआ ये जानकर कि आप लोग 9 महीनों से आंदोलन पे बैठे हुए हैं और आपके यहाँ नेता तभी आते हैं जब चुनाव होता है। आपका कोई सुनने भी नहीं आया, आपका कोई वकील नहीं है लेबर राइट्स का जो आपकी बात सुना सके और आपका कोई सुनवाई नहीं है। मैं एक आम भारतीय की तरह ही आपसे बात कर सकती हूँ। मेरे पति चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, बाहर से हम लोग पढ़ लिख के आए हैं। ये सोचकर जज्बा तो यही है कि कुछ देश के लिए, क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए काम करें, पर अगर हम गरीब असहाय लोगों के लिए काम नहीं कर सकते तो हमारा काम व्यर्थ है। तो मैं आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि किसी को भी वोट दें। मुझे ये ज़रूर लगता है कि भारत में इस समय काफ़ी अन्याय हो रहा है, काफ़ी गरीबों और असहायों के साथ ज़्यादा हो रहा है। एक सांसद के बदल जाने से मैं ये भी नहीं कहूँगी, कोई आपको कहता है एक सांसद के बदलने से पूरी दुनिया बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। पर ये ज़रूर है कि कहीं पर गलती हमारी भी है। हम प्रतिनिधि ऐसे चुनते हैं जो चुनाव पर आते हैं, दूसरे चुनाव पर दिखाई पड़ते हैं, उसके बीच में हम उनसे सवाल नहीं पूछते। हम लोग जब अमेरिका से आए, देखिए अगर रहना होता तो हम अमेरिका में डॉलर्स की नौकरियां कर रहे थे। हम यहाँ पर क्यों आते? हम यहाँ पर इसीलिए आए कि हम यहाँ पे लोगों के लिए कुछ कर सके। हमारे भारत में बहुत समस्याएं हैं, बहुत चीज़ें हैं करने को। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे करने को तो कौन आएगा? जो आप कह रहे हैं कि आप किनके पास गए और उन्होंने, मैं इनमें से किसी लोगों को नहीं जानती हूँ। हमें सोचना चाहिए कि हमारे प्रत्याशी कैसे हैं, जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि उनकी ही लोकसभा सीट में मजदूरों का संघर्ष चल रहा है। 4000 से ज़्यादा मजदूर एक साथ बेरोजगार हुए थे सीधे तौर पर। इनडायरेक्टली कितने लोगों पर उनकी बेरोजगारी का असर पड़ा था, इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। 31 जुलाई 2018 से ये मजदूर अपने रोजगार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 8 महीनों के दौरान मजदूरों ने 2 बार फैक्ट्री बंद करने की अनुमति सरकार से रद्द करवा दी है। सरकार से फैक्ट्री बंद करने की अनुमति रद्द होने के बावजूद फैक्ट्री मालिक कपिल गुप्ता न तो फैक्ट्री खोल रहे हैं और न ही मजदूरों को उनका वेतन दे रहे हैं। खैर, चुनावी माहौल में नेता चाहे कितने बड़े बड़े दावे कर ले, ये लोग जानते हैं कि नेता सिर्फ इनका चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। ये लोग जानते हैं कि चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को चुन करके इनकी फैक्ट्री नहीं चलने वाली है। जो प्रत्याशी और उनके समर्थक बीते 9 महीनों में इनके साथ नहीं खड़े हो सके, वो चुनाव जीतने के बाद इनके साथ खड़े होंगे, ये एक बड़ा सवाल भी बनता है। खैर, मजदूरों के तेवरों को देखकर लगता नहीं कि नेताओं का इनके दर पर अब जाना नेताओं के वोट बैंक बढ़ाने के काम आएगा। और राशन इकट्ठा करते हैं, हम सामूहिक तौर पर हम खाना खाते हैं। हम लोग को वह भुखमरी के पूरे आसार है, इसलिए हमारे जितने भी हमारे इस टाइम प्रतिनिधि हैं कोई हम लोग के बीच में कभी नहीं आया। हमारे इसमें क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी हों या विपक्ष के हमारे विधायक प्रत्याशी रणजीत सिंह रावत हों या हमारे सांसद में खंडूरी जी हों, भगत सिंह कोश्यारी जी हों, हम लोग का किसी की तरफ से कोई समर्थन नहीं आया। हाँ, मिली एक चीज़ मिली, आश्वासन मिले, झूठे आश्वासन मिले, कुछ धमकियाँ मिली, हमें डरा गया, हमें शांत रहने के लिए प्रयास किया गया। हमारे साथ की महिलाओं के ऊपर आरोप लगाए गए, साथ की लड़कियों को हमें कैरेक्टर लूज बताया गया, हम लोग को आतंकवादी बताया गया, हम लोग को देशद्रोही बताया गया। पर लाख प्रयास के बावजूद आज भी हमें डटे हुए हैं। तकरीबन हम लोग को 9 महीने हो चुके हैं, हम लोग बेरोज़गार हैं। जिस कंपनी में जाते हैं हम लोग के आगे टाइटल बागी का लगा दिया चुका है, ये लोग बागी हैं, कंपनियों का बहिष्कार करते हैं, हमें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा।